सबसे पहली चीज तो गाइज आपको ये पता होनी चाहिए कि केमिकल वेपन्स होते क्या हैं, राइट। और अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था, क्योंकि ये चीज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट आपको इस टॉपिक के अंदर जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो बस ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स को रोकने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स, क्या क्या मेजर्स, क्या क्या उपाय हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। बस ये तीन चीज इस टॉपिक के अंदर आपको मेनली ध्यान में रखनी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि रशिया प्लानिंग कर रही है केमिकल या फिर बायोलॉजिकल वेपन की कि केमिकल या फिर बायोलॉजिकल वेपन के माध्यम से ये अटैक करेगी यूक्रेन पर। तो ये यूएसए का कहना है। और इससे पहले रशिया ने क्लेम किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन जो है बना रही है यूक्रेन के अंदर, वहां पर उसकी लैब्स है, राइट। और हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ने इस चीज को डिनाई कर दिया। तो इसको लेकर एक छोटा सा टॉपिक था जो न्यूज में हमें देखने को मिला था। बट आपको पता होना चाहिए कि केमिकल वेपन्स होते क्या है। केमिकल वेपन, रासायनिक हथियार। तो केमिकल वेपन एक ऐसा केमिकल जो है वो उपयोग में, मतलब वेपन के तौर पर जो है वो, हथियार के तौर पर जो है वो उपयोग में लिया जाता है, जो कि एक व्यक्ति की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल को जो है वो हार्म करता है, और ना ही इंडिविजुअल को बल्कि पूरे एनवायरमेंट को जो है ये हार्म करता है केमिकल वेपन, राइट। और म्यूनिशंस, डिवाइसेस या दूसरे इक्विपमेंट्स की बात करें, यानी कि जो युद्ध सामग्री वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, कुछ डिवाइसेस वगैरह हम लोग को जो देखने को मिलते हैं, उपकरण देखने को मिलते हैं, और जो दूसरे हथियार जो हमें देखने को मिलते हैं, उनको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि उस हथियार के अंदर ये टॉक्सिक, जहरीले केमिकल जो है वो डालते हैं, राइट। और ये पूरी चीज जो जो ये केमिकल जो होते हैं, जहरीले होते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, हार्मफुल होते हैं ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल हेल्थ को, एनवायरमेंट को, राइट, हम जो है वो करते हैं, डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसी चीज को जो है वो केमिकल वेपन कहा जाता है। बस सिर्फ इतनी सी चीज ये केमिकल वेपन की डेफिनेशन में आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, केमिकल वेपन्स को रोकने के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं? अगर भारत सरकार की बात करें तो भारत सरकार ने क्या इनिशिएटिव उठाए हैं? तो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एक्ट 2000, तो ये कानून है हमारा सन 2000 का, और ये इंप्लीमेंट किया गया था केमिकल वेपन कन्वेंशन को, मतलब बेसिकली इंडिया के अंदर लागू करने के लिए। तो ये कानून हम लेकर आए थे, केमिकल वेपन कन्वेंशन, जो इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन है, उसको इंडिया में लागू करने के लिए, राइट। तो इसके तहत हम लोगों ने एक नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन कन्वेंशन भी तैयार करी, बनाई, जिसे हमने 2005 में बना दिया था। और ये बॉडी जो है ये क्या काम करती है? ये चीफ लाइसन है। लाइसन जो है वो क्या होता है गाइस? तो ये बेसिकली मीडिएटर होता है। तो ये जो अथॉरिटी है, नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन कन्वेंशन, इसका काम क्या होता है कि इंडिया और ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इनके बीच में मध्यस्थता जो है वो बनाकर रखना है। यानी कि इंडिया, जैसे इंडिया केमिकल वेपन्स को लेकर या केमिकल वेपन्स को रोकने के लिए अगर इंडिया का कोई इनिशिएटिव है जिसे इंडिया प्रपोज करना चाहती है इंटरनेशनल लेवल पर, राइट, इंटरनेशनल फोरम पर या OPCW पर, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स पर, तो इस बॉडी के माध्यम से हम डिस्कशन करते हैं या हम मैसेज जो है वो पहुंचाते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स की तरफ से अगर कोई संदेश जो है वो इंडिया के लिए जा रहा है तो वो संदेश लेकर आएगी कौन? नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। तो आप ये कह सकते हैं कि अथॉरिटी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर केमिकल वेपन्स के इशू को लेकर, मुद्दों को लेकर इंडिया को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। दैट्स इट। तो ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको इस टॉपिक से रिलेटेड भी पता होनी चाहिए कि ऐसी कुछ हमारी कंट्री के अंदर अथॉरिटी है जो केमिकल वेपन्स को रोकने के लिए इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट भी करती है। इसके अलावा ग्लोबल लेवल की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें कि वहां पर केमिकल वेपन्स को रोकने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव हमें देखने को मिल रहे हैं, तो बासल, रॉटरडैम, स्टॉकहोम, ये कन्वेंशन हम लोग को देखने को मिलते हैं। और ये हजार्डस केमिकल एंड वेस्ट को लेकर कन्वेंशन है। तो बासल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है ये मल्टीलैटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट है, जिनका ऑब्जेक्टिव कॉमन रहता है। ये कॉमन ऑब्जेक्टिव शेयर करते हैं, ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हजार्डस केमिकल और वेस्ट से, मतलब ऐसे केमिकल और वेस्ट से जिसके कारण इस एनवायरमेंट को, इस पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकता है, उसको रोकने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन हमें देखने को मिल रहा है। तो याद रखिएगा। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप AG, ये एक इनफॉर्मल फोरम हम लोग को कंट्रीज का देखने को मिलता है, जो कि मेनली फोकस करते हैं कि कोई भी ऐसा केमिकल जो कि, या बायोलॉजिकल वेपन, या अगर वेपन भी नाम दो तो कोई ऐसा टॉक्सिक केमिकल जिसका उपयोग किया जा सकता है वेपन के तौर पर किसी को हार्म करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ऐसे केमिकल्स के एक्सपोर्ट को रोको या कंट्रोल करो, रेगुलेट करो। इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ये हमें देखने को मिलता है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, ये केमिकल वेपन कन्वेंशन है क्या? क्योंकि मेन जो फोकस है वो केमिकल वेपन कन्वेंशन के ऊपर है, जो इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन हमें देखने को मिलता है। तो ये एक मल्टीलैटरल ट्रीटी हम लोग को देखने को मिलती है,
मल्टीलैटरल ट्रीटी, बहुपक्षीय संधि है ये, जिसका मेन फोकस क्या है, केमिकल वेपन्स को बैन करना, राइट, और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, राइट, और धीरे धीरे करके, जो पहली बात तो केमिकल वेपन को बैन करना मतलब नए केमिकल वेपन्स को बनने से रोकना, और साथ ही जो ऑलरेडी केमिकल वेपन्स अवेलेबल है तो उस पर भी धीरे धीरे करके उसको डिस्ट्रॉय करना, वो भी एक पर्टिकुलर निर्धारित समय सीमा में। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है। और जो भी नेगोशिएशंस हम लोग को केमिकल वेपन कन्वेंशन के देखने को मिलते हैं, यानी कि वार्ता वगैरह जो होती है, बातचीत वगैरह जो होती है, तो ये शुरू हुई थी 1980 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में, और ये कन्वेंशन जो है वो ड्राफ्ट किया गया था 1992 में, और सिग्नेचर के लिए 1993 में ओपन कर दिया गया, और 1997 से रेगुलर बेसिस पर ये कन्वेंशन लागू हो गया। और ये मैंडेटरी है कि जितने भी पुराने और एबेंडेंट केमिकल वेपन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी केमिकल वेपन्स कंट्री ने बना चुके हैं, जैसा मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो उसको मैंडेटरी डिस्ट्रॉय करना एक ऑब्जेक्टिव है इसका केमिकल वेपन कन्वेंशन का, राइट। और जैसे कई बार, जैसे कि आपको पता हुआ आंसू गैस, टीयर गैस का जो उपयोग किया जाता है, तो राइट्स के समय पर, दंगों के समय पर, तो इस कन्वेंशन का कहना यह भी है कि राइट कंट्रोल एजेंट जो है उसको भी जो है वो आप कंट्रोल फॉर्म में जो है वो रख सकते हो, बट उसका भी हमेशा आप उपयोग नहीं करेंगे। मतलब ये अलाउ करता है इस प्रकार के, आपको पता होगा इसकी आंसू गैस जो है वो कई बार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जो दंगे वगैरह जो होते हैं, भीड़ को जो है वो कंट्रोल करने के लिए उपयोग में ली जाती है, बट ये कन्वेंशन कहता है कि आप उसको, मेंबर कंट्रीज उसको उपयोग में ले सकती हैं, बट उसको बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जो है आपको उपयोग करना है। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन की अगर हम लोग बात करें, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैब्लिश किया गया था केमिकल वेपन कन्वेंशन के द्वारा 1997 से, और इसके मेंबर 192 हम लोग को देखने को मिलते हैं। 165 कंट्री ने इसको साइन जो है वो किया, और इंडिया भी जो है वो सिग्नेटरी है, हमने भी जो है वो संधि पर हस्ताक्षर जो है वो किए हैं। और फिर इसके अलावा कन्वेंशन जो है ये क्या प्रोहिबिट करता है, किस चीज पर बैन लगाता है, आप केमिकल वेपन्स को डेवलप नहीं कर सकते, उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उसको आप अपने पास रख नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, स्टॉक पिलिंग उसकी नहीं कर सकते, राइट। और इसके अलावा केमिकल वेपन्स को आप ट्रांसफर नहीं करेंगे किसी भी दूसरी कंट्री को या किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ट्रांसफर करते समय भी अगर बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है उस दौरान, राइट, अननेसेसरली। और केमिकल वेपन्स का उपयोग नहीं करना है किसी भी तरीके से, दूसरी कंट्रीज को आपको हेल्प नहीं करना है केमिकल वेपन्स बनाने में, या किसी प्रकार की केमिकल वेपन से जुड़ी एक्टिविटीज में दूसरी कंट्री को आप हेल्प नहीं करोगे, राइट। और आप राइट कंट्रोल डिवाइस जो है वो वॉरफेयर मेथड के तौर पर जो है वो उपयोग कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि दंगे को नियंत्रण करने के पर्पस के लिए आप कर सकते हो, बट ये कन्वेंशन कहता है वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आप करेंगे, जैसे मैंने भी आपको आंसू गैस के केस में बताया था, राइट। तो ये चीज हम लोग को केमिकल वेपन कन्वेंशन से रिलेटेड देखने को मिली, और केमिकल वेपन्स क्या होता है ये चीज हमने कवर करी। अब हम कवर करेंगे बायोलॉजिकल वेपन के बारे में। क्या है जैविक हथियार, बायोलॉजिकल वेपन। तो ये क्या होता है, इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स का उपयोग किया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, राइट, या फिर कोई भी ऐसी जहरीली चीज हम लोग को देखने को मिलती है जिसके कारण सामने वाले व्यक्ति की जो है वो मौत हो सकती है, या उसकी हेल्थ को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है, या एनिमल या प्लांट की हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसी कोई भी चीज जो कि वायरस है या माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट है, राइट, तो उसे हम बायोलॉजिकल वेपन जो है वो कहते हैं, जो कि नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है। अब इससे रिलेटेड क्या इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलते हैं बायोलॉजिकल वेपन को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, खत्म करने के लिए। तो 1925 में जेनेवा प्रोटोकॉल हम लोग को देखने को मिला था, जिसने बैन किया कि वॉर में, युद्ध के समय पर बायोलॉजिकल वेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता, और इंडिया ने भी इसको जो है वो रेक्टिफाई किया था जेनेवा कन्वेंशन को 1950 के अंदर। और फिर उसके अलावा बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन BTWC, जैविक और विषाक्त हथियार संधि, जो 1975 में जो है वो लागू हुई, और इसने प्रोहिबिट किया कि आप किसी प्रकार से डेवलप नहीं कर सकते हो, प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते हो, खरीद नहीं सकते हो बायोलॉजिकल वेपन को, और इंडिया ने इसको रेक्टिफाई कर दिया था 1974 में, राइट। हमने 1974 में रेक्टिफाई किया और ये 1975 में जो है वो लागू हो गई। और बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन क्या है गाइस, तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रयास है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्रोलिफरेशन को, कि आप किसी भी प्रकार से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है उसको खरीदेंगे नहीं किसी भी तरीके से। तो ऐसे जो इश्यूज, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मतलब कि जो एटम बॉम्ब्स वगैरह भी जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो भी इस कैटेगरी के अंदर जो है वो आते हैं, राइट। तो इंटरनेशनल प्रयास था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्रोलिफरेशन को
एड्रेस करने का, इससे जुड़ी जो भी समस्या वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है, जो कंट्रीज जो उपयोग करेंगी या मेंटेन कर रही हैं स्टॉक, तो उनको रोकने के लिए एक प्रयास था इंटरनेशनल कम्युनिटी का, और इसने स्टैब्लिश किए स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स को बायोलॉजिकल वेपन्स के अगेंस्ट। और साथ ही साथ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा वेपन हम लोग को देखने को मिलता है जो कि डेथ और डिस्ट्रक्शन मासिव स्केल पर, एक बड़े पैमाने पर, राइट, डेथ और डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, नाम से समझ में आ रहा है, मास डिस्ट्रक्शन, भारी मात्रा में लोगों की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रॉपर्टीज के डैमेज के लिए, भारी मात्रा में प्रॉपर्टीज के डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है WMD, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। और इसे फॉर्मली जो है वो द कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक फिलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन नाम जो है वो दिया गया है। तो ये वाली चीज भी बस बेसिक्स ही आपको पता होनी चाहिए। वैसे ये पूछेंगे नहीं कि फॉर्मल तौर पर इसका क्या नाम था, बस वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन बस आपको पता होना चाहिए। तो इस कन्वेंशन को नेगोशिएट किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ द कमिटी ऑन डिसआर्मामेंट के द्वारा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और सिग्नेचर के लिए 1972 में ओपन कर दिया गया था और 1975 में ये लागू हो गया था, जैसा हमने डिस्कस किया। और 183 स्टेट पार्टीज इसकी हमें, और 4 सिग्नेटरी पार्टीज हम लोग को इसकी देखने को मिलती है, और इंडिया जो है वो इसकी सिग्नेटरी है इस कन्वेंशन की। हमने भी इस कन्वेंशन को साइन किया है। और कन्वेंशन क्या क्या प्रोहिबिट करता है, वही सेम चीज़ कि आप डेवलप नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपने पास रख नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसका स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते बायोलॉजिकल और टॉक्सिन वेपन्स का। और ये पहली मल्टीलैटरल डिसआर्ममेंट ट्रीटी थी जिसने बैन किया था पूरी की पूरी कैटेगरी को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी ये पूरी चीज़ें, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होंगी। 3-4 बस पॉइंट्स बस इस टॉपिक के अंदर ध्यान में रखने थे, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं, राइट।